गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास पे हमने क्या पढ़ा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जिसमें मैंने मेथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया था इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। रिएक्शन के साथ मैकेनिज्म सब कुछ मैंने आपको कल पढ़ा दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक को डाल दूंगी, आप जाकर वहां पर देख लेना और समझ लेना, ठीक है। तो आज हम उसी रिएक्शन का, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन का एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का दूसरा एग्जांपल, जिसे हम एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कहते हैं, ठीक है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हम कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल जो मैंने आपको बताया हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, तो मैंने मेथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराया था, ठीक है, याद है ना आपको। तो आज हम प्रोपेन का रिएक्शन कराएंगे, CH3 CH2 CH3, ठीक है। बस एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसका रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ कराएंगे, Cl2 के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो उस केस में क्या बन रहा था? जब आप मीथेन ले रहे थे, CH4 ले रहे थे Cl2 के साथ, तो अगर आप इसको लिमिट अमाउंट में लेते हैं तो CH3Cl बन जा रहा था और HCl बन जा रहा था, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन आके जुड़ गया, ये हो गया आपका हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप इस मेथेन की जगह पर ये प्रोपेन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका एक हाइड्रोजन निकला था तो इसका भी आप एक हाइड्रोजन निकाल कर वहां पे क्लोरीन को ऐड कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH, और यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन आपका निकला और वहां पर क्लोरीन ऐड हो गया। इसका मैकेनिज्म क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू आप ये स्टेप करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि इसका हाइड्रोजन निकलकर ये बन गया, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी कुछ और भी है, ठीक है। आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ यहाँ पर अलग भी है, ये देखिए। तो आपका ये जो बना है ये पहला प्रोडक्ट है, लेकिन साथ में एक और प्रोडक्ट भी बनता है यहाँ पर। कैसे? थिंक अबाउट इट, कैसे बनेगा दूसरा प्रोडक्ट? यहाँ पर जो रेडिकल, इसका मैकेनिज्म आप करेंगे तो रेडिकल यहाँ डेवलप होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो ओके। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल होगा। मैकेनिज्म आप इसका करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इस कार्बन पर फ्री रेडिकल डेवलप हो रहा है, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल अपने बगल वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। 1 डिग्री फ्री रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल में रीअरेंज हो जाएगा, अगर पॉसिबिलिटी है। मेथेन के केस में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि एक ही कार्बन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल 2 डिग्री फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो वो जरूर होगा, वो जरूर कन्वर्ट हो जाएगा, जरूर रीअरेंज हो जाएगा, ताकि क्योंकि जो आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल होता है वो मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल से, जस्ट लाइक कार्बोकेटायन, ओके। तो आपका इस रिएक्शन की जब आप मैकेनिज्म करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा है, तो वो रीअरेंज होकर हाइड्राइड आयन वगैरह शिफ्ट होगा, रीअरेंज होगा, और यहाँ पर आपका वो फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा और ये फिर से आपका CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर रेडिकल बनेगा, वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल हो जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो जो क्लोरीन आने वाला है वो क्लोरीन फ्री रेडिकल इस कार्बन पर आकर जुड़ जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ आपको? और CH3 और यहाँ पर आपका क्लोरीन जुड़ गया, तो ये दूसरा प्रोडक्ट आपका बन गया। ऐसे मैंने बहुत सारे रिएक्शन आपको बताए हैं कि जहां पर रीअरेंजमेंट की संभावना होती है वहां पे रीअरेंज्ड प्रोडक्ट भी बनते हैं। तो आपका यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ फ्री रेडिकल मतलब 1 डिग्री, तो यहाँ से प्रोडक्ट ये बन गया। लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल बने, क्योंकि 2 डिग्री मोर स्टेबल होता है 1 डिग्री से, तो वही ज्यादा अमाउंट में आपका बनने लगता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर 1 डिग्री जो बना होता है वो रीअरेंज होकर ये 2 डिग्री पे कन्वर्ट हो जाता है, फिर यहाँ पर CH3 हो जाता है, जैसे ये है। अब यहाँ पर जो कार्बन की रेडिकल बनी है वो Cl जो रेडिकल आ रहा है वो इस कार्बन से जुड़ जाता है और आपका इस तरह का प्रोडक्ट बन जाता है। पहले केस में क्लोरीन इस पे अटैच है पहले नंबर कार्बन पे, दूसरे केस में क्लोरीन दूसरे नंबर कार्बन पर अटैच है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो रेडिकल आपका, जिस रेडिकल से ये प्रोडक्ट बना है वो 2 डिग्री रेडिकल था, 2 डिग्री रेडिकल की वजह से ये प्रोडक्ट बना है, इस वजह से ये मेजर बनेगा क्योंकि 2 डिग्री इज मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर जो है ये माइनर बनेगा क्योंकि ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल से बना है और ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल से बना है, तो 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो जो 2 डिग्री से जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा और जो 1 डिग्री से बनेगा वो माइनर बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर पूछ दिया कि मेथेन नहीं दिया, मेथेन देगा तो आप तो आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन मीथेन की जगह पर अगर आप प्रोपेन दे दिया और कहा कि इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाइए, इसका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म बताइए, या क्लोरीन के साथ रिएक्शन करिए, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, तो वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे भाई ये तो हम लोग CH4 पढ़े थे, ये कहाँ से प्रोपेन दे दिया। ठीक है, तो ये कंफ्यूज होने की कोई बात यहाँ पर नहीं है, बस मीथेन के जगह पर प्रोपेन दिया हुआ है। जैसे मीथेन का मैंने कल बहुत लंबा मैंने आपको मैकेनिज्म वगैरह समझाया, बहुत डिटेल से समझाया आपको, वैसे ही मैकेनिज्म आप यहाँ करेंगे। पहले स्टेप में आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है, पहले स्टेप में, सॉरी पहले जो इनिशिएटर स्टेप होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, तो आपका जो पहला इनिशिएटर स्टेप होता है वहां पे क्लोरीन फ्री रेडिकल डेवलप होगा, Cl ब्रेक करेगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। दूसरे स्टेप में जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो इस पर अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा एज ए HCl के फॉर्म में, तो यहाँ पर रेडिकल डेवलप हो जाएगा। फिर ये जो रेडिकल है आपका ये वाला प्रोडक्ट बना लेगा, दूसरा जो क्लोरीन आएगा उसके साथ मिलकर। कल की वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देख लेना, तभी आज की आपकी क्लास समझ में आएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, जब रीअरेंज हो जाएगा रेडिकल तो उससे आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, इनकमिंग फ्री रेडिकल क्लोरीन का आके इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोपेन वाला केस। अब दूसरा एग्जांपल हम पढ़ने वाले हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलो या एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलो। ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल ही डेवलप होगा, तो ये हो जाएगा एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर मैंने 2-3 लाइन लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। एंड एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मे बी अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच सब्सटेंस, सब्सटेंस का यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है, फ्री रेडिकल से मतलब हो रहा है या एटम से, जो आपका एटम रिप्लेस होगा, ठीक है, वो उसको उस एटम को यहाँ पर सब्सटेंस कह रहा है। ठीक है, तो एन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन मे बी अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस ऑन एन एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन पर जो एटम होगा या जो फ्री रेडिकल होगा, ठीक है, उस कंपाउंड में वो रिप्लेस होगा किसके द्वारा, किसी दूसरे फ्री रेडिकल या किसी दूसरे एटम के द्वारा। इज दैट क्लियर? मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एलाइलिक कार्बन दिया हुआ है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एलाइलिक कार्बन दिया हुआ है, उस एलाइलिक कार्बन से एटम रिप्लेस होगा किसी दूसरे एटम से। तो यहाँ पर आप फ्री रेडिकल पढ़ रहे हो तो फ्री रेडिकल रिप्लेस होगा किसी दूसरे फ्री रेडिकल से। इज दैट क्लियर? तो फ्री एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एलाइलिक कार्बन हो, उस एलाइलिक कार्बन से आपका फ्री रेडिकल किसी दूसरे फ्री रेडिकल से, किसी इनकमिंग फ्री रेडिकल से सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कि वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पे हो रही है, वहां पे एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। इज दैट क्लियर? तो उसको मैंने 3 सेंटेंस में लिख दिया है, जस्ट लाइक डिफिनेशन। ओके, चलिए, तो सबसे पहले अब आप सोच रहे होंगे कि एलाइलिक कार्बन भाई क्या होता है, कहानी तो बाद में, लेकिन एलाइलिक कार्बन क्या होता है अब आप ये सोच रहे होंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि एलाइलिक कार्बन होता क्या है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रही हूं यहाँ पर। ठीक है, CH3 प्रोपीन। ठीक है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी है, यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी है, यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी है। ठीक है, तो ये जो कार्बन आप देख रहे हो, हाँ, कार्बन नंबर यहाँ से 1 स्टार्ट होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा ना, तो ये जो आपका है, आपका जो तीसरा वाला कार्बन है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन का नाम होता है एलाइलिक कार्बन। नोट करते चलिए, ठीक है, क्योंकि मैं साफ भी करते चलूंगी इसको। ठीक है, तो इस कार्बन को बोलते हैं एलाइलिक कार्बन या एलाइल कार्बन, वो भी कह सकते हैं एलाइल कार्बन या एलाइलिक कार्बन। ठीक है, ये भाई साहब को बोलते हैं। और अगर इसमें अगर फ्री रेडिकल बने, फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, जब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बाहर निकलेगा तभी ना ये फ्री रेडिकल बनेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा C और H के बीच का, होमोलिटिक फिजन होगा, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, एक हाइड्रोजन की बात हो रही है, सारे की नहीं, और इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा और एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि एलाइल कार्बन पर ही आपका क्लोरीन आके वहां पर ऐड हो रहा है, तो इसको बोलेंगे कि एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। इज दैट क्लियर? मैं क्या कह रही हूँ कि an allylic substitution may be a substitution reaction in which a substance on an allylic carbon, on मतलब इस allylic carbon पे जो हाइड्रोजन है उसी को यहाँ पे substance कर रहा है, on allylic carbon in a compound is replaced by another substance। जैसे यहाँ पे Cl रेडिकल आया तो इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर अलग हो गया HCl के फॉर्म में, और यहाँ पर आपका 2 हो गया और यहाँ पर रेडिकल डेवलप हो गया।
तो ये हो गया आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फिर आगे फर्दर रिएक्शन कराएंगे तो फिर Cl आएगा, फिर इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो एलाइलिक कार्बन क्या होता है समझ में आ गया ना। चलिए, तो इसको नोट करना है तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये होता है एलाइलिक कार्बन। आगे हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ये रहा। ठीक है, साइक्लोप्रोपीन। अब इसमें जरा ये बताइए आप लोग कि इसमें एलाइलिक कार्बन कहाँ पे है। चलो मैं नंबरिंग कर लेती हूँ तो आसान रहेगा आपको बताना। 1 2 3 4 5 6। अब ये बताओ कि कौन सा कार्बन नंबर जो है वो एलाइलिक कार्बन है। ऑफ कोर्स आप लोग बता देंगे कि जो 6 नंबर कार्बन है वो एलाइलिक कार्बन है, जो 3 नंबर कार्बन है वो एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, ये जो आपका कार्बन नंबर 6 है, जो कार्बन नंबर 3 है, ये क्या है आपके एलाइलिक कार्बन। ठीक है, ये एलाइलिक कार्बन है दोनों के दोनों। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे CH2, ये हो गया CH2। ठीक है, यहाँ पर ये CH है। ठीक है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, तो ये CH ग्रुप हो गया, फिर डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर CH है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर ये CH2 ग्रुप है, यहाँ पर भी ये CH2 ग्रुप है, जस्ट लाइक दिस। तो इसको बोलेंगे 6 और 3 क्या है, एलाइलिक कार्बन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल है बेंजीन का। ओके, यहाँ पर है आपका CH3। अब बताइए किस पे एलाइलिक कार्बन कौन है। चलो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलो बताओ यहाँ पर एलाइलिक कार्बन कौन है। अब देखेंगे कि ये एलाइलिक कार्बन है, नहीं। डबल बॉन्डेड वाले जो कार्बन है वो एलाइलिक नहीं हो सकते, डबल बॉन्डेड कार्बन एलाइलिक नहीं हो सकते, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एलाइलिक होंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो वो पहचानने का एक तरीका है कौन एलाइलिक कार्बन है, आप ऐसे पहचान सकते हो हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से। तो अगर आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो आपके एलाइलिक कार्बन नहीं होंगे। sp3 वाला जो कार्बन है वही एलाइलिक कार्बन हो सकता है जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हो, जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच हो वही आपका एलाइलिक कार्बन होगा, और उसी का हाइब्रिडेशन sp3 होगा ना इसका sp3। चलो अब बताओ इस केस में, ये तो sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी सारे के सारे sp2 वाले कार्बन है। ओके, अब इस कार्बन की अगर बात करें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कैसे है, क्योंकि इसके चारों वैलेंस से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अब ये देखो इस वाले केस को देखो, CH3 CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH है ना। अब हाइड्रोजन यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, नीचे भी एक बॉन्ड है ना, तो ये हो गया आपका एलाइलिक कार्बन। ठीक है, ये वाला पूरा सिस्टम देखो, ये वाला पूरा सिस्टम इसमें भी प्रेजेंट है, चाहे इधर से काउंट करो तो रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, तो कभी यहाँ पर आएगा कभी यहाँ पर आएगा। तो ये वाला जो सिस्टम है आपका, ये वाला आपका ये चीज है। ठीक है, तो ये आपका कार्बन नंबर 1 जो है वो एलाइलिक कार्बन होगा। तो अगर फ्री रेडिकल एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और Cl आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक HCl का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्लोरीन कहाँ आएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल कहाँ आएगा, इस पर अटैक करेगा, क्योंकि पढ़ रहे हैं आप लोग एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर। यहाँ से हाइड्रोजन आप नहीं निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अभी आएगा सब आगे तो मैं आपको बताऊंगी। चलो इसको साफ कर देना। सो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक नेम रिएक्शन भी आ रहा है एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। एक बहुत ही फेमस नेम रिएक्शन है जिसका नाम है वोल्फ-ज़िगलर रिएक्शन। अगर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं अभी बहुत सारा आपको कराऊंगी भी यहाँ पर। ठीक है, बस अपना ध्यान आप बोर्ड पर ही रखे रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वोल्फ-ज़िगलर रिएक्शन क्या है, तो अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 ले, प्रोपीन ले, मतलब इसमें एलाइलिक कार्बन है, अगर हम इस तरह का कंपाउंड ले जिसमें कि एलाइलिक कार्बन हो, तो अगर उसके साथ हम कोई ऐसा रिएजेंट ले जिसमें ब्रोमीन सप्लाई हो रहा है, जिसमें आपका हेलोजन हो, ठीक है, साथ में हमने क्या लिया HNu, उसके साथ हमने क्या लिया CCl4। बहुत ध्यान से कई बात सुनिएगा आप लोग, HNu यहाँ पर दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल डेवलप हो रहा है। HNu क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्री रेडिकल डेवलप हो रहा है।
NBS क्या है? N फॉर नाइट्रोजन, B फॉर ब्रोमीन, S फॉर सक्सिनिमाइड, नॉट सक्सिनामाइड, सक्सिनिमाइड। स्पेलिंग पे ध्यान रखना है कि आई होगा, सक्सीना नहीं है, ए नहीं है, आई है। तो N ब्रोमो सक्सिनिमाइड नामक एक बहुत ही फेमस रिएजेंट आपने यहाँ पर लिया है। ये N ब्रोमो सक्सिनामाइड CCl4 के प्रेजेंस में लेने पर ये लो कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन सप्लाई करता है रिएक्शन में। इज दैट क्लियर? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जो है एक बहुत ही फेमस रिएजेंट होता है जो CCl4 के साथ लेने पर ये आपका ब्रोमीन सप्लाई करता है लो कंसेंट्रेशन में। अगर आप CCl4 नहीं लेंगे तो ये हाई कंसेंट्रेशन में फ्लो करने लगेगा ब्रोमीन का, और आपका यहाँ पर जो CH3 से हाइड्रोजन निकलेगा और ब्रोमीन आके जुड़ेगा तो आपका एक प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर आपने CCl4 नहीं लिया तो इसमें एडिशन रिएक्शन होने लगेगी। फिर से मैं बताने वाली हूँ, फिर से सुनिए मेरी बात। NBS क्या है? N ब्रोमोसक्सिनामाइड नामक एक रिएजेंट है। ये ब्रोमीन को सप्लाई करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। क्या है ये? ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। ये ब्रोमीन सप्लाई करता है रिएक्शन में। इसे हम एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेते हैं जिसका नाम है CCl4। इस नॉन पोलर सॉल्वेंट में NBS स्लाइटली सॉल्युबल होता है, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ हम इसको लेते हैं। अगर हम इसको नहीं लेंगे तो रिएक्शन कुछ और हो जाएगी, मैं बताऊंगी आपको कैसे, ठीक है। तो जब हम CCl4 के साथ एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ NBS को लेते हैं तो वो क्या करता है कि एक लो कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन सप्लाई करता है रिएक्शन में, ब्रोमीन की कम मात्रा भेजता है रिएक्शन में, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेंगे। कैसे? फ्री रेडिकल की पहचान H दिया है तो फ्री रेडिकल डेवलप होगा। कैसे होगा सब मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है, मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाएगा इस एलाइलिक पोजीशन से, इस एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन एज ए फ्री रेडिकल निकलेगा और यहाँ पर कार्बन के ऊपर एक फ्री रेडिकल आएगा। और ये जो ब्रोमीन सप्लाई कर रहा है वो एक ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर HBr बना लेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। और दूसरा ब्रोमीन जो सप्लाई कर रहा है वो आकर क्या कर लेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आपका CH2 और यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम NBS को लेते हैं जो एक ब्रोमिनेटिंग एजेंट होता है तो ये CCl4 के साथ लो कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन सप्लाई करता है रिएक्शन में, ठीक है। CCl4 क्या है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अगर हम CCl4 को नहीं ले, केवल NBS को ले तो क्या हो जाएगा कि ये बहुत सारे ब्रोमीन को सप्लाई करने लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर तो ब्रोमीन ऐड होगा ही इस कार्बन पे, एलाइलिक कार्बन पे, लेकिन साथ में जो डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होने लगेगी ब्रोमीन की। ये बॉन्ड खुल जाएगा, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो इसीलिए कंसंट्रेशन, हमको तो ये प्रोडक्ट बनाना है भाई, हमें तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाना है, नॉट एडिशन रिएक्शन तो हमें दिखाना नहीं है। तो हम ऐसा रिएजेंट लेंगे जो लो कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन सप्लाई करे, जो लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन या क्लोरीन को सप्लाई करे। इस वजह से हम इस रिएजेंट को इस रिएक्शन में, इस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में लेंगे, ठीक है, ताकि कम ब्रोमीन आए और एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन निकले और वहां पर ब्रोमीन जुड़े। नहीं तो अगर आप CCl4 के साथ नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ढेर सारे ब्रोमीन निकालेगा जो इसको भी, हाइड्रोजन को भी हटाएगा, साथ में यहाँ पर एडिशन रिएक्शन करने लगेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमें तो वो करना नहीं है, हमें एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन दिखाना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। H क्या बता रहा है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल डेवलप होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर रिएक्शन में ऐसे H दिया हुआ है इसका मतलब इसमें फ्री रेडिकल डेवलप हो रहा है। तो और CCl4 का क्या काम है? इस NBS से कम अमाउंट में ब्रोमीन सप्लाई कराने का काम है, ठीक है। CCl4 नहीं लेंगे तो ये ज्यादा सप्लाई करने लगेगा। NBS क्या है? N ब्रोमोसक्सिनामाइड है जो लो कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन को सप्लाई करता है रिएक्शन में, स्पेशली ये एलाइलिक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में यूज होने वाला रिएजेंट है। मैं फास्ट तो नहीं बोल रही हूँ ना, ठीक है। चलिए, तो आपका इतना समझ में आ गया आपको, फिर ये HBr बन गया। ये रिएक्शन क्लियर समझ में आ गई ना आपको? अभी मैं आपको NBS वगैरह के बारे में पूरा स्ट्रक्चर बनाकर समझाऊंगी, मैकेनिज्म में सब कुछ बताऊंगी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फिलहाल मैं भी आपको केवल थ्योरेटिकल बता रही हूँ, अभी नीचे पूरा लिखकर भी बताऊं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गया। तो जब भी एरो के ऊपर NBS HNu/CCl4 दिया होगा और एलाइलिक कंपाउंड दिया होगा जिसमें एलाइलिक कार्बन है, तो आप क्या करेंगे? इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर ब्रोमीन को जोड़ेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये मेडिकल के एग्जाम में बहुत बार आता है, फिर आपके इंजीनियरिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कंपटीशन में भी आता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं।
इसके पहले वाला टोलुइन, क्या ये टोलुइन का एग्जांपल है। इसका रिएक्शन हमने करा दिया NBS HNu/CCl4। अच्छा, NBS की जगह पर अगर NCS लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N क्लोरोसक्सिनामाइड, यहाँ पर ब्रोमीन सप्लाई होगा और यहाँ पे क्लोरीन सप्लाई होगा। यहाँ पर N ब्रोमोसक्सिनामाइड, यहाँ पे N क्लोरोसक्सिनामाइड है, तो यहाँ पे क्लोरीन को यहाँ सप्लाई करेगा और यहाँ पर ये ब्रोमीन को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस पे आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहाँ पे एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही आपको दिखाना है, ठीक है, क्योंकि ये लो अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल सप्लाई करेगा रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। फ्री रेडिकल क्यों? क्योंकि HNu है। आप पहले थोड़ा सा उसको एनालाइज करेंगे, सोचेंगे, तब रिएक्शन करेंगे, पहले रिएक्शन मत करने लगना, ठीक है। चलो, तो ये इसको देख के आप पहचान गए कि ये कौन सा रिएक्शन है, एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, वहां पर ब्रोमीन जुड़ेगा। अब इसमें पहचानेंगे कि एलाइलिक कार्बन कौन है, ये इंपॉर्टेंट काम है। एलाइलिक कार्बन कौन है ये पहचानना है, कहीं पे भी ब्रोमीन को नहीं जोड़ देना है, रिएक्शन पूरी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है वो एलाइलिक है, क्योंकि एलाइलिक कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से अटैच है, ठीक है। तो इस एलाइलिक कार्बन पर आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, वहां पे ब्रोमीन को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब एलाइलिक कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकलेगा और वहां पर क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। ये बन गया प्लस आपका HBr। नोट करते चलिए, ठीक है। रिएजेंट देख के पहले पहचानेंगे कि ये फ्री रेडिकल एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का रिएजेंट है NBS, लो सप्लाई करेगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, ठीक है। चलिए आगे, अगर ये हाई कंसंट्रेशन सप्लाई करेगा तो डबल बॉन्ड पे भी रिएक्शन करने लगेगा। ये तो बेंजीन है, हाईली स्टेबल है, इस पे नहीं करेगा, लेकिन ऐसे ओपन चेन वाले पे करने लगेगा। चलो आगे एक एग्जांपल और लेते हैं, ये रहा, ठीक है। इसका रिएक्शन हमने कराया NB, अच्छा अब NBS नहीं लेते, अब NCS लेते हैं, ठीक है। उसका भी एक देख लेते हैं, NCS, N क्लोरोसक्सिनामाइड, ठीक है। आगे यहाँ पर HNuCCl4 है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इसको देख के जान लिया कि ये एलाइलिक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। अब आप सबस्ट्रेट पर ध्यान देंगे कि एलाइलिक पोर्शन कौन है, एलाइलिक कार्बन कौन है, वहीं से हाइड्रोजन को निकालना है। तो ये डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन को आप देखेंगे कि वो ये sp2 है, ये sp2 है, बट ये sp3 है, ये sp3 है, मतलब ये दोनों जो होंगे आपके एलाइलिक कार्बन होंगे, ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि ये डायरेक्ट अटैच नहीं है डबल बॉन्ड से, ठीक है। ये आपका जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है, ये कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड है, तो पहचानने का तरीका है, ओके। तो ये एलाइलिक कार्बन है और ये एलाइलिक कार्बन है। NCS लो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन सप्लाई करेगा, तो एक ही एलाइलिक कार्बन पर आपका क्लोरीन ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन ऐड हो गया, ये हो गया प्लस HCl, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, वोल्ज-जिगलर रिएक्शन में आपका NBS यूज होता है, ठीक है। वोल्ज-जिगलर रिएक्शन क्या है, अभी मैंने आपको पूरा बताया कि वोल्ज-जिगलर रिएक्शन में आपका एलाइलिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें एलाइलिक कार्बन हो या बेंजाइलिक कार्बन हो, जैसे टोलुइन, ठीक है। उसका रिएक्शन हम कराते हैं NBS के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड HNu, तो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। एलाइलिक कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, वहां पे क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, यही आपका वोल्ज-जिगलर रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है और इसी का एग्जांपल सब आपको पढ़ना है एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। चलिए, तो NBS के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि अभी ये बहुत लंबा चलेगा। आप किसी भी क्लास में अगर आप होगे तो आगे फ्यूचर में उस क्लास पे जाओगे तो वहां पर भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये MSc BSc हर क्लासेस में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो NBS जो है इसे हम बोलते हैं N फॉर नाइट्रोजन, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, स्पेलिंग तो बहुत ध्यान रखिएगा, सक्सिनामाइड है, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है, सप्लाई लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, ये ब्रोमीन के कम कंसंट्रेशन को सप्लाई करता है रिएक्शन में। आगे मैंने 2 लाइन और लिखा है, थोड़ा सा बेंड हो गया, थोड़ा टेढ़ा लाइन हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको साफ कर दूंगी तुरंत ही। तो NBS इज मेनली यूज्ड एज ए ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट, क्या है, कौन सा रिएजेंट है, ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट है फॉर द एलाइलिक
एंड बेंजाइलिक कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें एलाइलिक कार्बन हो या बेंजाइलिक कार्बन हो, ऐसे कंपाउंड में NBS यूज होता है किस फॉर्म में? ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट के फॉर्म में, जिसे हम वोल्ट-जिगलर रिएक्शन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? बेंजाइलिक क्या है? अरे वही टॉलुइन, और क्या। आपका ये जो बेंजीन से जो CH3 अटैच है ना, ये तो मैंने जल्दी जल्दी बना दिया है, ठीक है। चलिए अच्छे से बना देती हूँ, तो आप लोग भी कमेंट में बोलने लगोगे क्या। चलो ये हो गया टॉलुइन। तो ये बेंजीन रिंग से अटैच है ना ये एलाइलिक कार्बन, तो इस एलाइलिक कार्बन का नाम यहाँ पर हो जाता है बेंजाइलिक कार्बन, और इस कंपाउंड को बेंजाइलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अगर ओपन चेन हो, CH2 डबल बॉन्ड CH हो और CH2 CH3 हो, ठीक है, तो ये ओपन चेन है आपका। तो इस केस पे यहाँ पर ये एलाइलिक कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन का नाम क्या है? एलाइलिक कार्बन है। लेकिन अगर बेंजीन रिंग से कोई अटैच हो, एलाइलिक कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच हो, तो इस कार्बन का नाम हो जाता है बेंजाइलिक कार्बन, और इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजाइलिक कंपाउंड, क्योंकि बेंजीन रिंग से अटैच है। इज दैट क्लियर? चलिए, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने इसको बता दिया, नहीं तो आप लोग कहोगे कि फिर बेंजाइलिक क्या है, ठीक है। टॉलुइन वाले कार्बन को ही बोलते हैं। चलिए, ये हो गया। NBS क्या है? आपका ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट है। तो अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर मैं बनाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका NBS का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। यहाँ पर कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन होता है, और इससे आपका ब्रोमीन ऐड होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O होता है, ठीक है। ये कार्बन 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 नाइट्रोजन, ठीक है। पेंटागन का स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे ये, तो यहाँ पर कार्बन को हटाकर यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इन दोनों कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर वहां पे ऑक्सीजन जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इस नाइट्रोजन के पास एक ब्रोमीन अटैच है। तो ये जो बना आपका, ये क्या नाम है इसका? N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, ओके। ये आपका बन गया N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। अगर यहाँ पे ब्रोमीन के जगह पर Cl होता तो क्या नाम हो जाता? N-क्लोरोसक्सिनामाइड। ये इस रिएजेंट का स्ट्रक्चर है। अब ये बना कैसे? जल्दी से मैं थोड़ा बहुत इसका नॉलेज देती हूँ आपको, थोड़ा बहुत इसके बारे में ज्ञान आपको दे देती हूँ, ठीक है, ताकि फ्यूचर के लिए आपके सही रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, CH2C डबल बॉन्ड O OH, CH2C डबल बॉन्ड O OH, क्या है ये? सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है? सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला है। इसका रिएक्शन जब हम किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से कराते हैं, P2O5 ले लिया और टेम्परेचर दे दिया इसको। टेम्परेचर देने का मतलब क्या हुआ कि इसमें से वाटर जरूर निकलेगा। किसी भी चीज को गर्म करेंगे ना, तो इसमें से पानी जरूर निकल जाता है। तो वही यहाँ पर टेम्परेचर देने का मतलब कि वाटर निकल रहा है, वाटर निकलने की संभावना होगी। जैसे यहाँ पर OH देख रहे हो, यहाँ पर वाटर निकलने की संभावना है, तो इसलिए यहाँ पर हम टेम्परेचर दे रहे हैं। P2O5 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो क्या होता है इस केस में आपका, जब इसको गर्म करते हैं सक्सिनिक एसिड को, तो H2O यहाँ पर एज ए H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, दोनों आपस में जुड़ गए और बन गया आपका एनहाइड्राइड, ठीक है। O CH2C डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका, इसका एक वैलेंसी फ्री, इसका एक वैलेंसी फ्री, दोनों आपस में जुड़ गए, इस तरह से एनहाइड्राइड बन गया। ये क्या था? सक्सिनिक एसिड। क्या बन गया? एनहाइड्राइड। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा? इसका रिएक्शन अगर हम अमोनिया से करा दें, किससे करा दें? NH3 से करा दें, तो ये एक ऑक्सीजन इसके दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या? इसका एक वैलेंसी बचा, इसका एक वैलेंसी बचा, और यहाँ पर NH बचा ना। यहाँ पर O दो हाइड्रोजन के साथ निकल गया H2O के फॉर्म में, इस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री हुआ, इस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री हुआ, और यहाँ पे नाइट्रोजन की दो वैलेंसी फ्री हो गई। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या होगा? CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आपका नाइट्रोजन जुड़ गया और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। ये एमाइड बन गया आपका, ठीक है, एमाइड बन गया।
तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इसका 2 हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2 के फॉर्म में निकल गया, तो इसका एक NH बचा और इन दोनों की एक वैलेंसी फ्री थी, तो सब आपस में जुड़ गए, इस नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी हो गई, एनहाइड्राइड से आपका एमाइड बन गया। ठीक है, आगे क्या होगा फर्दर क्या होगा कि इसका रिएक्शन अगर हम करा दे आपका ब्रोमीन से करा दे, Br2 से रिएक्शन करा दे, तो एक ब्रोमीन ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर HBr के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और एक ब्रोमीन इस नाइट्रोजन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई है तो उससे जुड़ जाएगा। ठीक है, कैसे देखो, CH दिखाई दे रहा है ना नीचे, CH2 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ एक ब्रोमीन HBr, एक ब्रोमीन बचा वो इस नाइट्रोजन से मिल गया, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना जस्ट लाइक इस तरह से, नाइट्रोजन ब्रोमीन डबल बॉन्ड O बन गया आपका NBS, ये वाला आपका, इसको मैंने साफ कर दिया ना, तो ये हो गया NBS आपका यहाँ पर बन गया। ठीक है, सक्सिनिक एसिड का रिएक्शन जब किसी एनहाइड्राइड से किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपका एनहाइड्राइड बना, फिर इसका रिएक्शन अमोनिया से कराया तो एमाइड बन गया, उसके बाद आपने ब्रोमीन से रिएक्शन कराया तो आपका बन गया एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड आपका यहाँ पर बन गया। यही रिएजेंट आपका यूज होता है एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। चलिए इसको साफ करती हूँ मैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, तो यहाँ पर ये एलाइलिक कार्बन है। ठीक है, ये एलाइलिक कार्बन नहीं है, ये वाला एलाइलिक कार्बन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और जो sp2 वाले कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन है। ओके, तो यहाँ का आपका हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से आपका क्या सप्लाई हो रहा है, ब्रोमीन, तो ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और आपका ये वाला प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, यहाँ से आपका ब्रोमीन ऐड हो गया। ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बन गया। अब रीअरेंजमेंट की कोई संभावना है इसमें, अगर रेडिकल यहाँ से बन रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो इस कार्बन पर रेडिकल बनेगा, तो क्या हो जाएगा कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक किया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिया और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो उसके बाद आपका यहाँ वाला जो कार्बन है वो एज सच पड़ा रह गया अपने फ्री रेडिकल को लेकर, तो जो आने वाला ब्रोमीन है वहां पर जुड़ जाएगा, तो एक प्रोडक्ट आपका ये भी बनने का संभावना है। ठीक है, यहाँ पर आपका इस वाले कार्बन से आपका ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, एंटी करो चाहे सीन करो, वो आपको आगे पढ़ना है फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरह का आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आपका CH2 है, ये CH है, ये CH2 है, तो ये आपका एलाइलिक कार्बन होगा, तो इससे हाइड्रोजन निकलेगा, वहां पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा जैसे आप अभी तक करते आए हो। लेकिन यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल को ही डेवलप करेगा, तो यहाँ से आपका होमोलिटिक फ्यूजन होगा, यहाँ पर एक रेडिकल आएगा, यहाँ एक रेडिकल आएगा, क्यों आएगा यहाँ पे एक रेडिकल, हाइड्रोजन के निकलने के बाद बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इसका तो रेडिकल खत्म हो गया, इसका भी रेडिकल खत्म, इसका रेडिकल बच गया, तो इसका रेडिकल जो आया यहाँ पर आपका इससे ब्रोमीन मिलकर ये बना लिया। तो अब बताओ कि इन दोनों में मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा। यहाँ पे जो फ्री रेडिकल डेवलप होगा वो 2 डिग्री होगा, यहाँ पे जो फ्री रेडिकल होगा वो 1 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका हो जाएगा माइनर, क्योंकि वो लेस स्टेबल फ्री रेडिकल से बन रहा है, और जो हाई स्टेबल फ्री रेडिकल से बन रहा है वो हो जाएगा मेजर। नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर CH2 है, यहाँ CH और यहाँ पे CH2 है, तो ये एलाइलिक कार्बन हुआ ना, तो इसका हाइड्रोजन निकलेगा तो इस कार्बन पर फ्री रेडिकल डेवलप होगा, तो उस केस में जो आने वाला ब्रोमीन है वो यहाँ जुड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट बन गया। अभी तक आप नहीं कर रहे थे, बस मैंने घुमा दिया तो कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बना, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं, तो यहाँ का जो आपका बॉन्ड है पाई बॉन्ड होमोलिटिक फ्यूजन होगा इसकी वजह से, और एक रेडिकल यहाँ आएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा, यहाँ पे जो रेडिकल है उसके साथ मिलकर ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो इस कार्बन की एक रेडिकल रह गई, तो आने वाला ब्रोमीन यहाँ पर आके जुड़ गया। यहाँ पर सीन भी हो सकता है, एंटी भी हो सकता है, आपको फ्यूचर में पढ़ना है कि एंटी कब बनेगा, सीन कब बनेगा। ठीक है, जब ब्रोमीन नीचे होगा तो सीन ऊपर होगा तो एंटी, वो सब आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आपके बन गए, तो इस केस में जब यहाँ फ्री रेडिकल बन रहा था, यहाँ का हाइड्रोजन निकल रहा था तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन रहा था, लेकिन जब यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा तो वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। तो स्मॉल स्टेबल फ्री रेडिकल से जो कंपाउंड बनते हैं वो मेजर बनते हैं, और जो लेस स्टेबल से बनते हैं वो माइनर बनते हैं। ठीक है, हर केस में ऐसा नहीं होता, बहुत सारे ऐसे भी केस है जिसमें माइनर वाला मेजर बन जाता है,
तो फिलहाल वो मैंने आपको पढ़ाया है पिछले क्लासेस में। तो ये आपका ये मेजर और ये माइनर, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं ये वाला, यहाँ पर आप पहचानिए एलाइलिक कार्बन कौन है। ये डबल बॉन्ड है, ओके। इससे अटैच कार्बन को जरा ध्यान से देखो, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन है, तो ये sp3 है। ये आपका एलाइलिक कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन है। ये वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन नहीं है, क्योंकि ये आपका इस कार्बन से अटैच है, फिर ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है डबल बॉन्डेड से। लेकिन आपको चाहिए क्या, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैच वाले कार्बन को ही हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो ये डायरेक्ट कहाँ अटैच है, ये तो ऊपर की तरफ है। तो इस वजह से ये आपका sp2, ये sp3 है, तो इस वाले कार्बन को हम एलाइलिक कार्बन कहेंगे और यही पर आकर आपका ब्रोमीन ऐड होगा। हाइड्रोजन है ना वहां पर एक, वो हाइड्रोजन निकलेगा, कार्बन के ऊपर आपका फ्री रेडिकल आएगा और यहाँ पर टर्सरी फ्री रेडिकल बनेगा, जिससे कि आपका मेजर प्रोडक्ट उससे बनेगा, ठीक है। इस तरह से हो गया, ये CH3 यहाँ पे होगा और यहाँ का हाइड्रोजन निकल कर क्या जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया। तो ये आपका मेजर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी फ्री रेडिकल से आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपका रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये फ्री रेडिकल आएगा तो यहाँ से ब्रेक होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, फिर आपका ये वाला एलाइलिक कार्बन हो जाएगा, तो फिर इससे हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ पर आकर ब्रोमीन जुड़ेगा। तो आपका एक और पॉसिबल प्रोडक्ट है जो लेस स्टेबल है, ठीक है, CH3 और आपका यहाँ पर ब्रोमीन ऐड होगा, ठीक है। वाले केस में देखा जाए तो इसमें ये भी आपका एलाइलिक कार्बन है, ये भी एलाइलिक कार्बन है, तो आप लो कंसेंट्रेशन सप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक ही जगह पर ब्रोमीन आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। लेकिन अगर आपने हाई सप्लाई कर दिया ब्रोमीन को, Br2H के साथ ले लिया, हेलोजिनेशन करा दिया, तो क्या हो जाएगा कि ब्रोमीन यहाँ पर ज्यादा अमाउंट में आएगा, तो एडिशन रिएक्शन आपका होने लगेगा, डबल बॉन्ड जो है वो पूरा खुल जाएगा, दोनों आपके कार्बन पर ब्रोमीन ऐड होने लगेगा। ये चीज आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या बोल रही हूँ। जब आप इस रिएजेंट को लेंगे तो लो कंसेंट्रेशन सप्लाई होगा ब्रोमीन का, तो एलाइलिक कार्बन पर आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने Br2H ले लिया, यहाँ पर कोई NBS नहीं लिया है, तो ये हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन सप्लाई करेगा, तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होने लगेगी, दोनों ही बॉन्ड खुल जाएंगे और दोनों ही कार्बन पर ब्रोमीन ऐड होने लगेंगे। साथ में ही आपका ये भी बन सकने की संभावना है, मतलब ये बहुत ही कम बनेगा, बहुत ही कम बनेगा, लेकिन आपका बनेगा ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर Br, ठीक है, इस वाले कार्बन से Br जुड़ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही कम बनेगा, लेकिन बनेगा। एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम यही बनने लगेगा जब आप ये वाला रिएजेंट लेंगे तब, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। चलिए इसको मैं साफ करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, तो अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देख लिए वोल्ट-जिगलर रिएक्शन के, ठीक है। तो अब हम मैकेनिज्म को करके मैं बताने वाली हूँ। सभी रिएक्शन की मैकेनिज्म सेम ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने ले लिया एक एलाइलिक कंपाउंड, एक एलाइलिक कार्बन वाला कंपाउंड मैंने ले लिया। इसका रिएक्शन मैंने NBS-CCl4H3 के प्रेजेंट में कराया, तो आपका एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन हटा, वहां पे ब्रोमीन जुड़ गया। अभी तक हम यही सब पढ़ रहे थे ना। अब हम इसका मैकेनिज्म एक एक करके देखेंगे और सारे रिएक्शन की मैकेनिज्म सेम ही होगी, ठीक है। तो आपका कौन सा रिएक्शन है, वोल्ट-जिगलर रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या होगा, आपका फ्री रेडिकल जनरेट होगा। आपने जो NBS लिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, ये NBS है। तो ये आपका HNu के प्रेजेंट में, जो आपने HNu लिया है उसके प्रेजेंट में यहाँ पर आपका ब्रोमीन एज ए फ्री रेडिकल बाहर निकलेगा और नाइट्रोजन के ऊपर भी एक रेडिकल डेवलप हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और आपका यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर रेडिकल बन गया और ये ब्रोमीन रेडिकल बन गया पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो आपने सबस्ट्रेट लिया है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ हाइड्रोजन, तो ये जो आपका ब्रोमीन रेडिकल है यहाँ पर अटैक करेगा, किस पर, हाइड्रोजन पर। मैंने आपसे कितने बार कहा है कि ब्रोमीन रेडिकल हाइड्रोजन पर ही अटैक करेगा, ठीक है। यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन और यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गई। कौन सी कार्बन से, एलाइलिक कार्बन से ही हाइड्रोजन निकलेगा, याद रखिएगा। फिर यहाँ से आपका ये ब्रोमीन इस H को लेकर HBr बना लिया। अब यहाँ पर कार्बन, एलाइलिक कार्बन के ऊपर रेडिकल डेवलप हो गया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एलाइलिक कार्बन पे आपका रेडिकल आ गया। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि आपका जो N-ब्रोमोसल्फिनामाइड है, ठीक है, डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन और आपका यहाँ ब्रोमीन, ठीक है, फिर से मैंने NBS को ले लिया है। तो ये HBr जो आया है, जो बना है प्रोडक्ट में, ये इससे रिएक्शन करेगा
और Br2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जो H बचा वो इस नाइट्रोजन के साथ मिलकर आपका क्या बना लेगा, एमाइड बना लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन बन गया, ठीक है। नोट करते चलिए इसको। फिर यहाँ से ब्रोमीन के साथ मिलकर Br2 के फॉर्म में बाहर निकल गया। चौथे स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका Br2 निकला है, ये Br2 इस फ्री रेडिकल पर अटैक करेगा, CH2 रेडिकल, CH डबल बॉन्ड CH2 और ये ब्रोमीन इससे रिएक्शन करेगा। मैंने कई बार आपको बताया है कि कार्बन कहाँ अटैक करता है, हेलोजन के मॉलिक्यूल पर, और जो हेलोजन का जो रेडिकल होता है वो कहाँ अटैक करता है, हाइड्रोजन रेडिकल पर, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, और ये CH2 ये ब्रोमीन इस रेडिकल पर अटैक किया और आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर आके ब्रोमीन आपका जुड़ गया, ठीक है। और साथ में क्या बना, Br रेडिकल, बस आपका कंप्लीट है। ये जो Br रेडिकल है अब चेन टर्मिनेशन में 5वें स्टेप में ये किस पे जुड़ेगा, ये वापस जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ नाइट्रोजन का रेडिकल है, ये ब्रोमीन रेडिकल उसके साथ मिला, ठीक है, जो ऊपर आपका ये बना हुआ है इसके साथ मिला और वापस आपका जैसे आया था वैसे ही चला गया, ठीक है। डबल बॉन्ड O एंड और ये Br, ये आपका हो गया मैकेनिज्म। जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान मैकेनिज्म है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है, क्योंकि अगर आपने कल वाली क्लास मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, ठीक है। जो आपका हेलोजन रेडिकल है वो हमेशा हाइड्रोजन रेडिकल पर अटैक करेगा, और जो कार्बन रेडिकल है वो हमेशा मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ब्रोमीन के या क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।